Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. स्टूडेंट्स, आज से हम 9 क्लास के लेक्चर्स का सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। 9 क्लास के लेक्चर्स में मेरा जो मेन फोकस होगा वो दो चीज़ों के ऊपर होगा। एक तो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए मैं आप लोगों को इस तरह ऐसी आसान एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि आप लोगों को टॉपिक जो है वो हर एंगल से क्लियर हो जाए। दूसरी जो चीज़ है वो हम फोकस करेंगे प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर। उसके लिए हमारे जितनी भी लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह आप लोग देखोगे तो वो जो होंगे हेडिंग वाइज होंगे। तो इसका आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि अगर आप लोग पेपर इसी तरह से अटैम्प्ट करते हो, अगर आप लोग क्वेश्चन जो है हेडिंग वाइज लिखते हो तो आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज चूँकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो आज के लेक्चर में हम एक्चुअली फ़िज़िक्स की इंट्रोडक्शन करेंगे। लेकिन आप लोगों को पता है फ़िज़िक्स जो है वो असल में साइंस की एक ब्रांच है, तो फ़िज़िक्स की इंट्रोडक्शन से पहले साइंस का इंट्रोडक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो फर्स्ट हेडिंग लगा ले बेटा, इंट्रोडक्शन टू साइंस। इंट्रोडक्शन टू साइंस। अच्छा, साइंस क्या चीज़ है? इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि हमारे पास नॉलेज जो होता है बेटा वो दो तरह का होता है। क्या मतलब हुआ? एक नॉलेज ऐसा होता है जो कि टेस्टेड नॉलेज होता है, दूसरा नॉलेज ऐसा होता है जो कि टेस्टेड ना हो। अच्छा, क्या मतलब हुआ? तो आप लोग बेटा बचपन से तकरीबन पढ़ते आए हो, हमारे पास एक कहानी होती है थर्स्टी क्रो या ग्रीडी डॉग, इस तरह की स्टोरीज आप लोग इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ते हो। तो ज़रा मुझे बताएं, थर्स्टी क्रो में वो हमें कहते हैं कि हमारे पास एक कौवा ऊपर बैठा होता है, नीचे एक मटका होता है। ये कौवा आके मटके में देखता है उसमें पानी का लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है, तो वो पास में से कंकरियाँ उठा के उसके अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से पानी का लेवल जो है वो बढ़ जाता है और वो उसमें से पानी पी लेता है। क्या आप लोगों ने कभी इस तरह देखा हुआ है? क्या आप लोग इसके ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो? क्या मतलब एक्सपेरिमेंट्स का? अगर आप लोग एक मटका जो है अपने घर के सहन में रख लेते हो तो क्या एक कौवा वाकई नीचे आके उसके अंदर कंकरियाँ डाल देता है? क्या आप लोगों ने कभी इस तरह एक्सपीरियंस किया हुआ है? तो मेरे ख्याल में किसी ने भी इस तरह की ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस नहीं की होगी। जिसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एक टेस्टेड नॉलेज नहीं है, इसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सकते। हमने कहा एक कौवा आया था, उसने पानी इस तरह से पिया था, तो क्या हम इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो बेटा ऐसे जो नॉलेजेस है जिसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सकते उसको हम साइंस नहीं कह सकते। अच्छा, साइंस कौन सा नॉलेज होगा? तो फिर साइंस बेटा हमारे पास एक ऐसा नॉलेज है जो हमारे पास टेस्टेड नॉलेज है, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हो। क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि बेटा आप लोग इस तरह से करें कि एक लाइट बल्ब उठा ले, ठीक हो गया, और इसमें से 2 वायर्स निकाल लें और फिर क्या करें, इन दोनों वायर्स को एक बैटरी के साथ, एक सोर्स के साथ, जो एलईडी जो हमारे पास होती है इसके साथ आप लोग इसको कनेक्ट करें। तो मैंने आप लोगों से कहा कि जब आप लोग इस तरह से करोगे, एक सेल या बैटरी के साथ एलईडी को थ्रू वायर्स कनेक्ट करोगे तो ये लाइट बल्ब जो है वो आपके पास ऑन हो जाएगी। ये मैंने थ्योरेटिकली ऐसे आप लोगों को समझाया। फिर मैंने क्या किया, मैंने उसी तरह से एलईडी को उठा के वायर्स के साथ कनेक्ट करके सेल से मैंने कनेक्ट किया और एलईडी वाकई ऑन हो गई। तो मैंने एक बार आपको एक्सपेरिमेंटली इसको शो किया। अच्छा, फिर आप लोग क्या करते हो, अगर आप लोग घर में जाओगे और इसी चीज़ को दोबारा रिपीट करोगे तो इसी तरह से आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है जो बात मैंने यहाँ पर की है उसको आप लोग एक्सपेरिमेंटली जो है बार बार प्रूव कर सकते हो। तो बेटा ऐसा नॉलेज जिसको आप लोग एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हो, ऐसे नॉलेज को हम साइंस कहते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर साइंस की इंट्रोडक्शन में मैं एक बात लिखने वाला हूँ, द टेस्टेड नॉलेज। ऐसा नॉलेज जो कि टेस्ट हुआ हो, द टेस्टेड नॉलेज। या सेकंड में लिख देता हूं अ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं और इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो बेटा ऐसे नॉलेज को हम कहते हैं साइंस। कोई भी ऐसा नॉलेज जिसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हो उसको हम साइंस कह सकते हैं। अच्छा, अभी हम बात करेंगे फिज़िक्स की। इसकी और भी बहुत ज़्यादा डिफिनीशंस बन सकती है,
लेकिन आप लोगों के लेवल के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अच्छा, हम बढ़ते हैं फिज़िक्स की तरफ, तो मैं यहाँ पर हेडिंग लगा देता हूँ इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। अच्छा देखिए बेटा, फिज़िक्स जो हमारे पास है ये साइंस की एक ब्रांच है। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस के हमारे पास दो मेन ब्रांचेस होते हैं। एक हमारे पास होता है बायोलॉजिकल साइंसेस, इंशाल्लाह आप लोग फर्स्ट ईयर में फिर पढ़ोगे। दूसरा हमारे पास होता है फिजिकल साइंसेस। तो बायोलॉजिकल साइंसेस नाम से जाहिर है जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, फिजिकल साइंसेस जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फिज़िक्स जो है ये असल में हमारे पास क्या है, एक फिजिकल साइंस है। हमारे पास क्या है, एक फिजिकल साइंस है, जिसका मतलब ये है कि ये हमारे पास साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स है। साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स मतलब क्या हुआ, फिजिक्स के अंदर हम प्लांट्स या एनिमल या ह्यूमन बीइंग्स को नहीं पढ़ेंगे, ठीक हो गया। हम क्या पढ़ेंगे, तो फिजिक्स की तरफ हम बढ़ते हैं। फिजिक्स का जो मीनिंग है बेटा, ये फिजिक्स का जो वर्ल्ड है ये डिराइव्ड हुआ है एक ग्रीक वर्ल्ड फिजिका से। किस चीज से, फिजिका। या एक दूसरा वर्ल्ड है लैटिन वर्ल्ड, लैटिन में इसको हम कहते हैं फिजिकस, ठीक है। ग्रीक वर्ल्ड इसके लिए फिजिका, और जो लैटिन वर्ल्ड से डिराइव हुआ है वो हमारे पास है फिजिकस। इन दोनों का मतलब क्या है, अगर हम इन दोनों के मतलब को देखें तो इनका मतलब होता है नेचर। क्या मतलब है, नेचर, ठीक हो गया। अब नेचर क्या है, अपने इर्द गिर्द देखिए जितनी भी चीज़ें अल्लाह ने बनाई है वो सब के सब नेचर कहलाते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि नेचर का दूसरा नाम हम यूनिवर्स भी रख सकते हैं। क्लियर हो गया, नेचर का दूसरा नाम हम यूनिवर्स भी रख सकते हैं। तो ज़रा देखें फिज़िक्स का मतलब क्या है, फिज़िक्स का मतलब होता है नेचर या फिर यूनिवर्स। तो अगर हम इसकी डिफिनीशन की तरफ बढ़े, और यहाँ पर मैं इसके साथ लिख देता हूँ ओल्ड डिफिनीशन, ये फिज़िक्स का एक ओल्ड डिफिनीशन है, ठीक है। फिर हम मॉडर्न डिफिनीशन भी लिखेंगे। तो अगर इसी चीज़ को मैं देखूँ, फिज़िक्स का मतलब है नेचर या फिज़िक्स का मतलब है यूनिवर्स, तो यहाँ पर देखें द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। नेचर की जो स्टडी है उसको हम फिजिक्स कहते हैं, या इन अदर वर्ड्स द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड फिजिक्स। यूनिवर्स की जो हमारे पास स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम फिजिक्स कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फिजिक्स का एक ओल्ड डिफिनीशन है। अच्छा, इसके बाद मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ मॉडर्न डिफिनीशन, और फिर उसी मॉडर्न डिफिनीशन को हम लिंक करेंगे विद द ओल्ड डिफिनीशन। क्लियर है, तो हेडिंग लगा ले मॉडर्न डिफिनीशन। अच्छा, फिजिक्स का जो मॉडर्न डिफिनीशन है, तो बेटा याद रखिए फिजिक्स जो हमारे पास है ये हमारे पास मैटर और एनर्जी के दरमियान में स्टडी है। मैटर और एनर्जी के दरमियान में स्टडी है। हम इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, क्लियर है, और इनके दरमियान में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसको हम स्टडी करेंगे। मैटर और एनर्जी का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और मैटर और एनर्जी की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको हम स्टडी करेंगे। अच्छा, पहली चीज़ मैं यहाँ पर लिंक करने वाला हूँ ओल्ड डिफिनीशन एंड मॉडर्न डिफिनीशन। तो आप लोग बेटा हेडिंग लिखो लिंक बिटवीन ओल्ड डिफिनीशन एंड मॉडर्न डिफिनीशन। ज़रा देखिए शाबाश, ये बड़े इंटरेस्टिंग है। ओल्ड डिफिनीशन में हमने पढ़ा कि यूनिवर्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। ज़रा देखिए मैं आप लोगों को पहले समझाता हूँ फिर मैं क्वेश्चन करूँगा। यूनिवर्स जो है ये हमारे पास इनफाइनाइट साइज़ में है। यूनिवर्स की जो साइज़ है वो हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है। इसी सारे यूनिवर्स से एक छोटा सा पोर्शन साइंटिस्ट ने स्टडी किया हुआ है जिसको हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स या फिर स्टडीड यूनिवर्स भी कह सकते हैं। ज़रा देखिए
ये जो हमारे पास ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है इसकी साइज़ भी बेटा बहुत ज़्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक इसके अंदर 100 बिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सीज़ है, 100 बिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सी है। हम जो रात को स्टार्स देखते हैं ना, ये सिर्फ एक गैलेक्सी के स्टार हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, और उसके सारे स्टार्स नहीं है, उनमें से चंद एक स्टार्स हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक गैलेक्सी के अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्स होते हैं। एक गैलेक्सी जो है उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। क्लियर है। फिर दूसरी चीज़ इंशाल्लाह मैं आगे लेक्चर्स में समझाऊंगा आपको। फिर दूसरी चीज़ गैलेक्सीज़ के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने आप लोगों से कहा जो हमारे पास ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है एक अंदाजे के मुताबिक उसके अंदर 100 बिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सीज़ है। तो मेरे कहने का असल में मतलब ये है कि यूनिवर्स की साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट है। तो अगर यूनिवर्स की साइज़ इनफाइनाइट है तो उसके अंदर चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होंगी, ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है। अच्छा, तो अगर यूनिवर्स के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा है और स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम फिज़िक्स कहते हैं, तो फिर यहाँ पर फिज़िक्स के मॉडर्न डिफिनीशन में यूनिवर्स में से मैंने सिर्फ मैटर और एनर्जी को क्यों उठाया हुआ है? यूनिवर्स के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, तो फिर मैंने सिर्फ मैटर और एनर्जी को क्यों उठाया हुआ है? ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। क्वेश्चन की समझ आ गई? दोबारा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जो ओल्ड डिफिनीशन है उसके मुताबिक हम कहते हैं कि द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड फिजिक्स। फिर मैंने आप लोगों से कहा कि बेटा यूनिवर्स की साइज़ जो है वो हमारे पास इनफाइनाइट है। तो अगर यूनिवर्स की साइज़ इनफाइनाइट है तो इसके अंदर तो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होंगी। तो अगर मैं फिज़िक्स की मॉडर्न डिफिनीशन लिखता हूँ, अगर मैंने यूनिवर्स को रिप्लेस करना है तो फिर मैंने मैटर और एनर्जी से क्यों रिप्लेस किया हुआ है? क्योंकि यूनिवर्स के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। क्लियर है आपको? तो बेटा इसका आंसर ये है, अगर आप लोग यूनिवर्स को ऑब्जर्व करो, अगर आप लोग यूनिवर्स को ऑब्जर्व करो तो सारी जो यूनिवर्स है ये दो चीज़ों से मिलकर बनी है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये दो चीज़ों से मिलकर बनी है। या तो एक चीज़ मैटर होगा या फिर हमारे पास एनर्जी होगा। बात की समझ आ गई? सारी की सारी यूनिवर्स अगर आप लोग ऑब्जर्व करो तो उसके अंदर हमारे पास या तो मैटर होगा या फिर हमारे पास एनर्जी होगा। क्लियर है? तो अगर हम कहते हैं द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड फिजिक्स, तब भी सही है। अगर यूनिवर्स की बजाय मैं कहूँ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, तो तब भी सही है। इसलिए सही है कि सारा का सारा यूनिवर्स जो है वो असल में मैटर और एनर्जी से ही मिलकर बना हुआ है। क्लियर है? तो ये हमारे पास हो गया फिजिक्स का मॉडर्न डिफिनीशन। अब हम बढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, कि मैटर और एनर्जी का आपस में, हमने कहा कि फिजिक्स में हम मैटर और एनर्जी का रिलेशन स्टडी करेंगे। तो असल में मैटर और एनर्जी का रिलेशन होता क्या है? रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। अच्छा, हमारे पास एक साइंटिस्ट था, एक फिजिसिस्ट था जिसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन, आप लोगों ने डेफिनेटली नाम सुना होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन 1905 में उसने जो है मास और एनर्जी, हम कह सकते हैं मैटर और एनर्जी के दरमियान में हमें एक रिलेशन दिया था, और वो रिलेशन हमारे पास कुछ इस तरह से था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर बेटा जो E है, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, M स्टैंड्स फॉर मास, लेकिन यहाँ पर मास का हमारा मतलब क्या होगा? मैटर होगा, क्योंकि कोई भी जो मैटर होगा उसका लाजमी तौर पर मास होगा, और जब मास होगा तो उसको हम मैटर कहेंगे। और यहाँ पर जो C है ये असल में स्पीड ऑफ लाइट है। क्या चीज़ है? स्पीड ऑफ लाइट है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर बेटा स्टूडेंट्स की एक मिसकंसेप्शन होती है, वो पहले मैं आप लोगों को क्लियर करवाना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को यूँ लगता है कि अगर हमने मैटर को या फिर मैं कहूँ मास को अगर हमने एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि हम मैटर को स्पीड देंगे कितना? सी स्क्वेयर से हम मैटर को मोशन देंगे, तो तब जाके ये एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो बेटा याद रखिए, ये जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है।
क्लियर है? ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि मास को अगर हमने एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो उसको हम c² से मोशन देंगे। इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर ये हमने इसलिए लगाया हुआ है कि ये एक तो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसको हम कह सकते हैं। दूसरी चीज़, जब हम छोटे से मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो एनर्जी का हमारे पास एक बहुत लार्ज अमाउंट आता है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया हुआ है। तो बेटा याद रखिए, किसी भी मास को या किसी भी मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए उसको c² से मोशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है बेटा, ये भी जहन में याद रखिए, ये जो c है स्पीड ऑफ लाइट, ये हमारे पास होती है, इसकी वैल्यू 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, 30 करोड़ मीटर्स पर सेकंड। देखिए इसको ज़रा समझे, स्पीड ऑफ लाइट जो हमारे पास होती है बेटा c, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिससे हमारे पास बनता है 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। तो याद रखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मोशन करे। तो याद रखिए, अगर एक बॉडी है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मोशन नहीं कर सकती तो फिर उसके स्क्वायर के साथ किस तरह से मोशन करेगी? बात क्लियर हो गई? तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ये अलाउड ही नहीं है कि वो जो है स्पीड ऑफ लाइट के साथ मोशन करे। ये प्रॉपर्टी जो है सिर्फ और सिर्फ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर पाई जाती है। क्लियर है? तो इस तरह की हमारे पास कोई कंसेप्ट नहीं है कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको c² के साथ मोशन देंगे। क्लियर? अच्छा, अगर इस तरह की कंडीशन नहीं है तो फिर हम मास को एनर्जी में या एनर्जी को मास में कन्वर्ट किस तरह से करेंगे? तो नेक्स्ट जो मैं यहाँ पर हेडिंग लगाने वाला हूँ, दैट इज मैटर टू एनर्जी, मैटर टू एनर्जी। तो बेटा एक तो आप लोगों का ये कंसेप्ट होगा कि हम क्या करते हैं, लकड़ी को उठा के, ईंधन वगैरह को उठा के उसको हम जलाते हैं तो उसका जो मास होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में किसी न किसी हद तक। चलो खैर ये भी सही है, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट हमारे पास कन्वर्जन होती है तो इसके लिए बेटा हम एक टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन, पेयर एनिहिलेशन, एनिहिलेशन का बेटा मतलब होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। क्या मतलब होता है? कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, कंप्लीटली गायब हो जाना। किस चीज़ का? पेयर का। तो ये पेयर किस चीज़ का होगा बेटा? याद रखिए, इसमें हमारे पास एक होता है पॉजिट्रॉन और दूसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन। अगरचे ये बात इस सेकंड ईयर लेवल की है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि आप लोगों का माइंड कुछ ना कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह इन्हीं टॉपिक्स को हम सेकंड ईयर में फिर बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, पेयर किस चीज़ का आ गया बेटा? एक पॉजिट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन तो आप लोग जानते हो, पॉजिट्रॉन क्या चीज़ है? तो पॉजिट्रॉन की अगर मैं आप लोगों को सिंपल डिफिनीशन करवाऊँ तो वो हमारे पास ये है कि पॉजिट्रॉन असल में हमारे पास एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो जब हम पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास मैटर है। ठीक है, जब पेयर एनिहिलेशन प्रोसेस होता है, ये आप लोग इंशाल्लाह सेकंड ईयर में डिटेल के साथ पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर इतना याद रखिए, जब पेयर एनिहिलेशन का प्रोसेस होता है तो इसकी रिजल्ट में हमें 2 फोटॉन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा? 2 फोटॉन्स। अब ये फोटॉन्स क्या होते हैं? तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि फोटॉन का मतलब होता है स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? यहाँ पर हमारे पास मैटर था और ये कन्वर्ट हो गया किस चीज़ में? ये कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। ठीक है, तो इस तरह से हम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि चलिए मैटर को तो हमने एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो अब एनर्जी को किस तरह से मैटर में कन्वर्ट करेंगे? तो इसको भी देखते हैं। एनर्जी टू मैटर, बेटा हेडिंग लगा ले, एनर्जी टू मैटर, एनर्जी टू मैटर। एनर्जी टू मैटर, एनर्जी को हम मैटर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? तो इसके लिए बेटा जो हमारे पास प्रोसेस यूज़ होता है उसका नाम है पेयर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है पैदा होना, जोड़े का पैदा होना। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या होगा
इसका एक रिवर्स प्रोसेस होगा। यहाँ पर हमारे पास एक फोटान होगा, इस फोटान की एक सर्टेन एनर्जी होगी, इंशाल्लाह फिर आप लोग सेकंड ईयर में पढ़ोगे। ये फोटान जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमें क्या देता है? एक हमें इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरी चीज़ बेटा ये हमें देता है पॉजिट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा हमें क्या देता है? पॉजिट्रॉन। तो ज़रा देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि फोटान जो होते हैं ये असल में पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। तो क्या मैं कह सकता हूँ फोटान असल में एनर्जी है? पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन चूँकि पार्टिकल होते हैं तो इसको हम मैटर कहते हैं। तो बेटा इस प्रोसेस के ज़रिए असल में हमने एनर्जी को कन्वर्ट किया, किस चीज़ में? मैटर में हमने इसको कन्वर्ट किया। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने साइंस और फिज़िक्स की एक शॉर्ट सी इंट्रोडक्शन की। इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को मेन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स वो आपको समझाऊंगा और इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स आप लोगों को समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।